प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण युग से। ठीक है। पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, ये मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया और नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की शुरुआत हो गई। कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ माना जाता है? नवपाषाण काल में ही माना जाता है। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भीमबेटका गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। वहीं भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। अब पुरापाषाण काल की बात करें तो इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरे करते थे। आग जलाने की जानकारी भी कहाँ प्राप्त हुई? पुरापाषाण काल में। ठीक है। पुरापाषाण काल में लोग गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे। पुरापाषाण काल का युग लगभग 5 लाख साल से 12,000 साल पुराना माना जाता है। ठीक है। अगला युग है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग, इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। बात करें नवपाषाण काल की, इस युग में लोग खेती करने लगे, जैसे कि धान, गेहूं और अन्य फसलें भी। यह युग लगभग 10,000 साल से 2500 साल तक का माना जाता है। 2500 साल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की है। इसकी पृष्ठभूमि और खोज की बात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, मुख्य रूप से वर्तमान में जो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिम में सूत का गडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची थी। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक की विशेषताएं क्या थीं? सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की ये 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके प्रमुख शहरों में जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और टिन का उपयोग करके धातु विज्ञान का भी अभ्यास किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य के लिए मानवीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। ये मानकीकृत है। ठीक है। यहाँ की नगर योजना और वास्तुकला की बात करें तो शहरों में बहुमंजिला ईंटों के घर थे। सार्वजनिक स्नानागार, जैसे मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला, और भी सुव्यवस्थित सड़कें थीं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिससे उसकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
सिंधु घाटी की सभ्यता में गिरावट और विरासत की क्या विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूरी तरह समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी या कोई संभावित आक्रमण शामिल हो सकते थे। अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। हड़प्पा की बात करें तो वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। यह खुदाई के किए जाने वाला पहले स्थलों में से एक था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा में अन्न भंडार मिले। ये अन्न भंडार अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं हैं, जो वहाँ की उन्नत कृषि पद्धति का संकेत देती हैं। वहाँ पर मोल छापे मिली। शिलालेखों वाली हजारे मोहरे हड़प्पा में मिली, जो लेखन के लिए एक रूप या प्रतीक की प्रणाली का सुझाव देती हैं। हड़प्पा में शहरी नियोजन, सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणाली और मानकीकृत ईंट के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता के संकेत देते हैं। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। महान स्नानागार उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता होगा। और यहाँ एक महान अन्न भंडार मिला है। माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। कलात्मक और धातुकर्म कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमा सहित कलाकृतियां। धोलावीरा की बात करें तो भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन प्रणाली जलाशयों, बांधों, नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र धोलावीरे में पाया गया है। माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। अगर लिपि की बात करें तो प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो भारत के ये हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है राखीगढ़ी। बात करें लोथल की तो लोथल भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। यहाँ एक गोदी घर नौगम्य चैनल से जुड़े बंसिनवाला एक उल्लेखनीय गोदी यार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है, गोदीगर लोथल में मिला। यहाँ मनका की फैक्ट्री मिली। मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देते थे। चावल की भूसी की छाप मिली। चावल की खेती के संकेत मिले जिससे कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जो कि अगला कालीबंगन। कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित अग्निवेदियों ब्रष्टोफंडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। अग्निवेदी क्या होती? औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोह को सुझाव देती है। ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेआउट, ये क्या है? ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें और संरचनाएं जो कि शहरी नियोजन को दर्शाती हैं। कालीबंगन में ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो कि प्रारंभिक जुताई वाली कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीक की समझ का संकेत देते हैं। वहीं बनावली की बात करें, बनावली ये बनावली कहाँ? भारत के हरियाणा में मिली। इसकी स्थिति में अपनी रेडियल सड़कों और खिलौना हलों के लिए जाना जाता है। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उनको एक दृष्टि में कहाँ मिले, किसने खोजे, ये नज़र मार लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा को दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। ये रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला था, पंजाब राज्य का, पाकिस्तान का। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला प्रांत, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में, वहाँ की। वहीं सूतकागडोर की बात करें तो R.L. स्टालिन ने 1927 में दस्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में की।
बात करें चनूदड़ों की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में की। वहीं बात करें कालीबंगा की तो बी के थापर और अमलानंद घोष ने 1953 में घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज हुई। कोट दीजी फजल अहमद 955 ईस्वी में, कोट दीजी 1955 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे खैरपुर जो सिंध पाकिस्तान में है वहाँ कोट दीजी की खोज हुई। वहीं रंगपुर की बात करें तो रंगपुर की रंगनाथ राव ने 1953 में खोज की, सिंधु नदी के किनारे है जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। बात करें रोपड़ की तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की जो सतलुज नदी के किनारे है। ये रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। बात करें लोथल की तो लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में, ये भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में की। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे है जो कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनावली की बात करें बनवाली की, इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1973 में की, ये हिसार हरियाणा में है। बात करें धोलावीरा की, इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की 1990 में, ये गुजरात के मानसर कच्छ में है। सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन जो पाषाण काल है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे हमारे दिमाग में एक थीम बन जाती है और हमारे दिमाग को याद होता चला जाता है। जो भी आपने पहले पढ़ लिया अब आप उसे फिर से भी कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो उससे आपका रिवीजन पक्का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पाषाण युग से संबंधित भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं, तो ये कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। मध्य पाषाणीय प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले, ये कहाँ मिले? आदमगढ़ में मिले। मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक बार मैं फिर रिवीजन करा दूं आपको। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 12,000 साल पुराना है और वहीं मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पुराना है। नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 से लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो इनकी खोज 1957-58 में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? तो ऑप्शन में वो रोपड़ दिया रखा होगा, तो रोपड़ स्थल पंजाब में है जो भारत में ही स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 की बिमा के साथ वर्गाकार आकृति की होती थी तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये क्या थी? ये स्टेट थी। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? एक विशाल आयताकार टैंक था। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। किस नदी के किनारे मिला था? वो रावी नदी के किनारे मिला था। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? सिंध में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो वो कौन सा राज्य था? वो था चनूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, नटराज की मूर्ति कहाँ पाई गई? तो वो हड़प्पा में ही पाई गई। कौन सा हड़प्पा स्थल जो गुजरात में पाया गया? तो वो धोलावीरा था। सिंधु सभ्यता के स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले।
तो वो धोलावीरा में मिले। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो वो कौन थे? सर मोंटिंग व्हीलर थे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला। किस प्रख्यात ने पदभार संभाला? वो भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई। तो किस प्रख्यात? तो वो कौन थे? वो आर.डी. बनर्जी थे। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्विक वैज्ञानिक। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो ये कितने साल पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व तक पुरानी है। किस सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ? तो वो कौन सी सभ्यता थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? वो पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बीच हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई थी? वो 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे? तो वो कांसे को बनाते थे। किससे? तांबे और टीन से मिलके। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला किस भाषा में है? तो वो सिंधी भाषा में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतही अन्वेषण शुरू किया। किस वर्ष? 1980 में। सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से संबंधित हमने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है वैदिक काल। अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल का कालानुक्रम है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। हम वैदिक काल की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत उपमहाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्य के स्रोत की बात करें तो वैज्ञानिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थीं और बाद में इन्हें संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखा गया है। समाज यहाँ का इस काल में जनजातियों से कृषि समुदाय में स्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। यहाँ की पॉलिटिकल संगठन की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज में अर्ध खानाबदोश था और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक स्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। यहाँ से केवल आप इतना जान लो कि जो उत्तर वैदिक काल है, जो पहला वैदिक काल है जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तो ये अर्ध खानाबदोश था और जनजातीय था। लेकिन जो 1000 वर्ष से 600 वर्ष के बीच का जो उत्तर वैदिक काल है, इस पीरियड में स्थायीता आ गई थी। इस पीरियड में कृषि और पशुपालन पर निर्भरता आ गई थी। ठीक है, धर्म की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था। वो प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें वो इंद्र की, अग्नि देवता जैसे प्रमुख उनके देवता थे, उनकी पूजा करते थे। बाद में अनुष्ठानिक ब्रह्मांडवाद विकसित हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ गई। भाषा की बात करें तो जितने भी वेद हैं, इन सब की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूक्त, 10 मंडल। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित संस्तुतियों का संग्रह है। बात करें सामवेद की, यह गीतों का, छंदों का वेद है।
जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा का केंद्र है। इसके अधिकांश वर्सेस ऋग्वेद के लिए गए हैं, मतलब कि श्लोक जो लिए गए हैं वो अधिकांश ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यजुर्वेद की बात करें तो अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों में उपयोग की जाने वाले गद्य मंत्र और जो ऋचाएँ शामिल हैं। अथर्ववेद की बात करें, इसमें मंत्र, जादू, टोना, टोटका शामिल है जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे के बाहर है, और इसमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल है। ठीक है। भाषा बात करें तो सभी वेदों की, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, भाषा संस्कृत ही है। कालानुक्रम की बात करें तो वेदों की रचनाएं 1500 से 500 ईसा के बीच पूरी हुई, जो वैदिक काल के दौरान हुई। वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? वेदों की विभाजन, प्रत्येक वेद के 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि संहिताएं, मंत्र और आशीर्वाद से संबंधित है, ब्राह्मण, अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं, आरण्यक यानी कि अनुष्ठानों पर यज्ञों का पाठ है, और उपनिषद ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा है। वेदों का महत्व, वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला हैं और वैदिक धर्म की विचार और अनुष्ठानों की संकलित करते हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। परिचय, अब हम महाजनपद की बात कर लेते हैं। महाजनपद कितने हुए हैं? 16 हुए हैं। महाजनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन यानी कि लोग बसे हों। ये बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाई थी जो वैदिक युग के बाद सामने आई। शहरीकरण की बात करें, यहाँ पे 6वीं शताब्दी में पूरे भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इसी समय बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 16 महाजनपद। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये थे काशी, कोसल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज आदि। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद, उनकी राजधानी और इस समय उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में ये भागलपुर, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र, पूर्वी बिहार के आसपास हैं। वहीं बात करें मगध, इसकी राजधानी राजगृह थी, वैशाली थी, पाटलिपुत्र थी। अब जो वर्तमान में पटना, गया, मगध के आसपास का जो क्षेत्र है, जो मध्य दक्षिणी बिहार है। वहीं काशी की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। आधुनिक में ये बनारस उत्तर प्रदेश के पास का ही है। वत्स की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स जो आधुनिक इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये एरिया है, ये वत्स था। बात करें बज्जी की तो इसकी राजधानी वैशाली थी। ये विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का जो मौजूदा क्षेत्र है बिहार का, ये बज्जी ही था। बात करें कौशल की तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। जो अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है वो कौशल साम्राज्य था। महाजनपदों के बारे में और उनके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। महाजनपद कितने हैं? 16। ये 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा तक मौजूद रहे। प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली, समृद्ध राज्य थे। भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति थी, भाषा थी और अपने रीति रिवाज थे। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो मगध के महत्वपूर्ण शासक थे। मगध महाजनपद में महत्वपूर्ण शासक हुए बिंबिसार। बिंबिसार मगध के प्रमुख शासकों में एक थे। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है। अवंती के महत्वपूर्ण शासक थे प्रद्योत या अवंती के महत्वपूर्ण शासक थे। अब कौशल के महत्वपूर्ण शासक की बात।
प्रसेनजीत ये कौशल के महत्वपूर्ण शासक थे। वत्स वत्स के उदयन थे। बाद में ये सभी जितने भी ये बताए हैं सभी मगध के हिस्से बन गए और मगध के हिस्से में शामिल हो गए। एक बार फिर वैदिक सभ्यता का मैं आपको पुनः रिवीजन करा दूं, वन लाइनर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वो प्रकृति की उपासक थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो वो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, वो है गिरुमणि मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो वो है चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो प्रजापति थे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया? तो वो अथर्व वेद को कहा गया। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ऋत, प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो वो थे वरुण। ऋग्वेद में अगन्य यानी कि जिसका अर्थ होता है वध योग्य न हो, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो वो भगवानपुर में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो मैत्रायणी संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बुराई बताई है मैत्रायणी संहिता में। एक तो नारी, दूसरी सुरा यानी कि शराब, पासा जुआ यानी के साथ 3 प्रमुख बुराई हैं मैत्रायणी संहिता के अनुसार। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो 250 बार सूक्तों की रचना सरस्वती नदी की गई है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो वो कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है। ये कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म का प्रमुख था क्या? प्रकृति पूजा करना। ठीक है। और यज्ञ शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि गौतम रहुगुण। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि थे जो पाणिनि की संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा था इन्होंने। ठीक है। पाणिनि की संस्कृत व्याकरण पर। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वो तिलक ने लिया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो वो विश्वामित्र जी ने की। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम भगवान विष्णु को कहा गया। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। वैदिक युग में यब किसे कहा जाता था? तो यब कहा जाता था जौ को। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? जो उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह हो जाए तो उसे कहा जाता था अनुलोम विवाह। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर जो 7वें मंडल तक के हैं उन सबको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। जल या समुद्र का देवता कौन थे? तो वो थे वरुण। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कार 16 संस्कार होते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसने? गौतम जी ने।
एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो वो ब्राह्मण युग है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो पुरुषनी के तट पर लड़ा गया। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है बादरायण। वैसर्किक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है उलूकनद। अस्तो या सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये है ऋग्वेद से लिया गया। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो इंद्र के लिए हुआ है। सांख्य, योग, न्याय, वैसर्किक, मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हैं। ये कब किए गए थे? ये वैदिक युग में ही इनकी रचना हुई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं पता चलेगी? सांख्य, योग, न्याय, वैसर्किक, मीमांसा और वेदांत। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वो मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो चिकित्सा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो कौन सी दार्शनिक प्रणाली थी? कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन लिखा था? वो था सांख्य दर्शन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कंठोपनिषद में होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो है सांख्य दर्शन की। सॉरी, ये यहाँ से मिस्टेक होगी। तो ये कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वो सिंधु है। अगला क्वेश्चन ये है कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो सांख्य है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? वो गणतंत्र प्रणाली थी। वैदिक यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ? यजुर्वेद में। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? वो यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, लेकिन 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल, और उसके बाद जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो गोधन था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु को कहा जाता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो वो तरंजी खेड़ा से मिले। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल का स्थान कहाँ है? तो कुंभा काबुल ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? केकई के। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्रीही किया जाता है चावल के लिए, और यब शब्द प्रयोग किया जाता है जौ के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो वैदिक काल में आई। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं, तो वो कितने हैं? 1028।
संगीत से संबंधित ज्ञान संहिता कौन सी है? तो वो है सामवेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्यत एक मंत्र है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएँ शामिल हैं। सूक्तों के 10 अध्याय हैं जिनमें मंडल कहा जाता है। अब ये कह रहा है सूक्त कितने हैं? सूक्त 1028 हैं। ठीक है। में ऋचाएँ की संख्या सर्वाधिक है किसमें? ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएँ हैं 10,600। चारों वेदों में सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए थे। कितने? वो 4 चरण निर्धारित किए गए। चारों वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? उप शब्द का अर्थ होता है समीप या निकटता। ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? श्लोकों को किस रूप में जाना जाता है? वो सूक्त के रूप में जाना जाता है। वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गोत का योग भी कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बदी का अंग जटिल शब्दों का अर्थ एक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा है? निरुक्त। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद। इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध से। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल हैं कौन कौन? एक तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। बिंबिसार शासक था कहाँ का? ये मगध का था। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी या राजगृह थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे वो कितने थे? संख्या में वो 16 थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कौशल के नाम से जाना जाता था। हमने वैदिक सभ्यता और मगध साम्राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस कर लिया। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन्हें भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जिनका नाम अजीतनाथ है इनका उल्लेख किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। वहीं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। ठीक है। अब जैन धर्म के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है महावीर जी से, तो इसे पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के घर हुआ। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर जी को 42वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक नामक ग्रामों में एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम जैन संगीति के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। प्रथम जैन समिति सभा या जैन समिति या जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजन हो गया। एक तो श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे और एक दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे।
द्वितीय जैन सभा की बात करें तो इसका आयोजन कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा में है, शासनकाल में सुपर्वत विजय चक्र कलिंग उड़ीसा नामक स्थान पर हुआ। इस सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ। तीसरी जैन सभा की बात करें तो इसका आयोजन 100 ईस्वी में वेन नदी के किनारे वेणकटीपुर नामक स्थान आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य अरहत बरली ने की। इस जनसभा में जो अंग है, अंगों का विवेचन हुआ। अंग कितने हैं? 12। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2001 की जनगणना के अनुसार नेपाल के 10.74% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध तीर्थ, एक दांत मंदिर है बौद्ध तीर्थ, ये कहाँ है दांत मंदिर? दांत मंदिर है श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भारत में धार्मिक अशांति देखी। शताब्दी ईसा पूर्व, किस शताब्दी ईसा पूर्व की बात है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था माया। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया, तो वो कौन सी भाषा थी? पाली। वहीं जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? वो थी प्राकृत। जातक कथाओं में किनके जन्म के जीवन का वर्णन मिलता है? तो वो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कथा है। त्रिपिटक उपदेश का सबसे पहले संग्रह है। त्रिपिटक उपदेश जो है, त्रिपिटक जो है वो उपदेश का सबसे पहला संग्रह है। किसका? बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो सारनाथ में दिया था। जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। भारत में किस राज्य में हम कारले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं को पा सकते हैं? ये कारले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। कारले गुफा। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ है? तो ये धमेक स्तूप सारनाथ में है। वहीं बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो वो महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी है। विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई? तो वो अशोक के द्वारा आयोजित की गई। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं। अब हम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईसा पूर्व हुई। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुई। और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कश्मीर की प्रथम शताब्दी में हुई। और वहीं पांचवी बौद्ध संगति उज्जैन में 172 ईस्वी में हुई। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई? तो वो बोध गया में हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, वो कौन सा है? बौद्ध धर्म। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति टेरिगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, किसके समय पर हुई? कालाशोक के समय पर हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। टेरिगाथा एक बुद्ध ग्रंथ है जो हिस्सा है किसका? यह भिक्षुणी द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ये किसका हिस्सा है? टेरिगाथा ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। 3 पिटकों में अभिधम्म पिटक से संबंधित, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो वो कहाँ किया था? प्राग बोधि में। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। बुद्ध के उपदेशों में अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, वो है आदित्य पर्यायी सुत्त को। जातक कथाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से।
बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो वो अश्व घोष जी ने लिखा है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है। तो वो है विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? तो वो साल का वृक्ष था। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों और अंग्य पथ पर आधारित है। तो कितनी सच्चाई और कितने अंग्य पथ हैं? 4 सच्चाई हैं और 8 अंग्य पथ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो वो बोध गया में प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग ये चीनी विद्वान रहा था। कहाँ रहा था? विजयवाड़ा में। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो वो जनसाधारण की पाली भाषा का प्रयोग किया। जातक कथाओं में किनके जन्म के और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो वो गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कितनी ईसा पूर्व यानी कि शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो वो 6ठी ईसा पूर्व थी। गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ लेख किससे संबंधित हैं? तो वो बौद्ध धर्म में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर श्रीलंका में है। और वहीं बोराबुदुर का मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में किसका प्रमाण है? किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो वो बौद्ध धर्म के संबंधित है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? वो बौद्ध धर्म किससे संबंधित जातक कथाओं को दर्शाती है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? तो वो भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो राजा नंदी वर्मन ने करवाया था। जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहते हैं? उन्हें हम धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे निर्वाण कहते हैं। आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो कौन सा आगम ग्रंथ है? वो सूत्र क्रातगार्ग सूत्र है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है वो ऋषभनाथ को माना जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? तो वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है अर्थ गैर अधिग्रहण है। तो वो क्या है? जिसका अर्थ गैर अधिग्रहण है तो वो है अपरिग्रह। वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो वो पवित्र व्यक्ति कौन है? वो महावीर स्वामी जी हैं। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वो वर्धमान नाम है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो उसे वसादिस कहा जाता है। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये कैवें नंबर के हैं? ये 24वें नंबर के हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह जैन तीर्थंकर बने कैवें 23वें। अब हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मौर्य वंश को पढ़ना शुरू करते हैं। मौर्य वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व तक प्रभुत्व में रहा। यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय पटना बिहार में थी। मौर्य वंश के साम्राज्य में 9 प्रमुख राजा
जिनका शासनकाल इस प्रकार है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो 322 से 298 ईसा पूर्व रहे। ये इस वंश के संस्थापक हैं और पहले सम्राट भी। उन्होंने नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिम भारत में अलेक्जेंडर को छोड़कर सत्रपों, अलेक्जेंडर के छोड़े गए सत्रपों मतलब जो अलेक्जेंडर ने जीत के जो क्षेत्र बनाए थे उनको भी अपने अधीन कर लिया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने एक विवाह संधि के माध्यम से हेलना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक फैलाया। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासनकाल के दौरान ही बनी। बात करें बिंदुसार, ये 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहे। चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त के विजयी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत में अपने शासन को फैलाया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। बात करें सम्राट अशोक की, 268 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। बिंदुसार के ये पुत्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का देवनाम प्रिय उपनाम था। अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को भी विस्तार किया। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर अशोक ने शासन कर लिया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए शांति और धर्म का प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख। उन्होंने कई स्तंभ खड़े किए जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल पर हैं। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर और श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक के स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। अगले शासक हैं दशरथ मौर्य जो अशोक के पुत्र थे। संप्रति जो दशरथ के उत्तराधिकारी थे। शालीसुक ये संप्रति के उत्तराधिकारी थे और देववर्मन ये शालीसुक के उत्तराधिकारी थे। सतधनवा ये देववर्मन के उत्तराधिकारी थे और बृहद्रथ ये 187 से 185 ईसा पूर्व तक रहे। ये इस वंश के अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ। अब हम इसके संबंधित मौर्य वंश से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सकें। धर्म प्रचार में उनके पुत्री भी शामिल थी जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। ये कौन थे? ये सातवाहन वंश थे। कनिष्क वंश से संबंधित, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ये कुषाण से संबंधित थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे। जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे वो कनिष्क थे। ईसा पूर्व कौन सी ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो पहली ईसा पूर्व शताब्दी थी। उड़ीसा की उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखवाया था। उन राजा क्या नाम था? तो वो कलिंग के राजा खारवेल थे। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, तो वो राजगृह थी। लोरियां नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपारण में। मौर्य सम्राट में लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभों को अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। वो कौन शासक थे? वो अशोक थे। सम्राट अशोक के पितामह थे चंद्रगुप्त मौर्य। पितामह का मतलब पिता के भी पिता। स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है। कौन सा स्थल? जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, तो वो गिरनार स्थल है। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, वो थे अशोक। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? जबकि उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानिक भाषा में थे। तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। मौर्य शासन के दौरान प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। किस प्रांत को? वो स्वर्णगिरी प्रांत को। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। वो कौन से राजा थे? यूनानी। सेल्यूकस निकेटर कहाँ के शासक थे? यूनान के। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किस पत्थर से बना था? तो वो बलुआ पत्थर से बना था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया? तो वो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया। बौद्ध संरचना सम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? धम्मेक स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक द्वारा किया गया? तो वो अशोक थे। ऐतिहासिक मांडदेव रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे उत्तरापद कहा जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट हो गए और वे अनुयायी बन गए किस धर्म के? तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो वो राजगीर ने। उदयन कौन था? ये अजातशत्रु का पुत्र था। पुस्तक मेगास्थनीज किसने लिखी? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो इंडिका लिखी। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो वो कौटिल्य थे। किस शासक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो वो थे अशोक। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो वो अशोक थे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी। आधुनिक युग में कहाँ पर विजय थी? जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ तो वो उड़ीसा ही तो है, कलिंग। अशोक ने किया था कौन सा युद्ध जिसके बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? तो वो कलिंग युद्ध था। ठीक है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो ये 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो वो बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद अशोक। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो वो बिदसार था। सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो वो बिंदुसार का था। ठीक है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपना आदेश उत्कीर्ण कराकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। अशोक महान से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित है अशोक? तो वो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से था। जो किस देश से आया था? वो यूनान देश से आया था। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? तो वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम गुप्त वंश पढ़ेंगे।
गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश इसकी स्थापना श्रीगुप्त द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। इस वंश के प्रमुख शासक श्रीगुप्त थे, जिन वंश के संस्थापक भी थे ये गुप्त वंश के। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का तीसरा शासक था, जिसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। बात करें समुद्रगुप्त की, ये 335 से 375 ईस्वी तक गए। ये एक महान योद्धा थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी विजय अभियानों का कहाँ मिलता है उल्लेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जहाँ इनके विजय अभियानों का उल्लेख वर्णन है। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, 375 से 415 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने शक को पराजित कर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनके दरबार में नवरत्न, जिनमें कालिदास, बरामिहिर और आर्यभट्ट शामिल थे। कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके शासनकाल में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके शासन के अंत में हूणों का आक्रमण हो गया। बात करें स्कंदगुप्त की, ये 455 से 67 ईस्वी तक रहे। इन्होंने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक लिया। संस्कृति और धर्म की बात करें गुप्त वंश के, तो गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख हो गई। कला, साहित्य, विज्ञान का उत्कर्ष हुआ। इस काल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है इस काल को। आर्यभट्ट, बरामिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसी काल में हुए। कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार भी इसी काल में हुए। उनकी रचनाएं जैसे शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश प्रसिद्ध हैं। ये किनकी रचनाएं हैं? कालिदास की शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश। इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें, समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे उत्तर भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शकों को पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। इनके प्रशासन की बात करें तो गुप्त शासकों में केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई। राज्य को प्रांतों यानी कि भुक्ति, जिलों यानी कि विषय और गांव ग्राम में विभाजित किया। स्थानीय प्रशासन में नगरपालिका, निगम और गांव समितियां, सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अब बात करें अर्थव्यवस्था की। कृषि, व्यापार और उद्योग में इस काल में वृद्धि हुई। सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ और वहीं व्यापार संबंध में दक्षिण पूर्व एशिया से इनके संबंध थे। चीन और रोमन साम्राज्य के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। इनके पतन का कारण था गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के बाद हुआ। हूणों के आक्रमण के कारण इनकी आर्थिक संकट और आंतरिक संघर्षों के कारण इस वंश का पतन हो गया। बात करें चोल वंश की। चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने अपने शासनकाल में राजनीति, कला, साहित्य और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चोल वंश के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि स्थापना, चोल वंश का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है और इसका प्रारंभिक केंद्र कावेरी डेल्टा क्षेत्र था। इसका उदय, चोल वंश का पुनरुत्थान 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल द्वारा किया गया, जिन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो विजयालय चोल, जो 850 से 871 ईस्वी तक रहे। चोल वंश का पुनरुत्थान किया किन्होंने? विजयालय ने। इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर बनाई। अगले शासक हैं परांतक प्रथम, जो 907 से 955 ईस्वी तक रहे। इन्होंने अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार किया और कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। राजा राज चोल प्रथम, ये चोल वंश के महानतम शासकों में से एक थे। इनका राज्य विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्वी एशिया तक रहा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजा राज चोल ने कराया, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक इनका शासन रहा। ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और गंगा के तट पर अपनी सेना पहुंचाई। गंगई कोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने की।
दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वहीं बात करें कुलोतुंग चोल की, तो इन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि को बनाए रखा और कई निर्माण कराए। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल थर्ड थे। उनके शासनकाल का अंत 1279 ईस्वी में हुआ, जब पांड्य वंश के राजा मरवन कुलशेखर पांडे ने उन्हें पराजित किया और चोल साम्राज्य का अंत कर दिया। चालुक्य वंश की बात करें, चालुक्य वंश प्रारंभिक कई चालुक्य हुए हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभिक चालुक्य, इन्हें हम बादामी के चालुक्य कहते हैं। इनका शासनकाल 543 से 757 ईस्वी तक था। बादामी के चालुक्यों की स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की। इसने अपनी राजधानी बादामी या बातापी को बनाया। इसके प्रमुख शासन पुलकेशिन द्वितीय थे, जो 610 से 642 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। राज्य का विस्तार कांचीपुरम से नर्मदा नदी तक किया। उनके शासनकाल का विवरण ऐहोल अभिलेख शिलालेख में मिलता है। बात करें संस्कृति और कला की, चालुक्य काल में वास्तुकला और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के मंदिर चालुक्य वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चालुक्य शैली की विशेषता रेखांकित स्तंभ, मूर्तिकला, विस्तृत नक्काशी आदि है। पतन का कारण है 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने बादामी चालुक्य वंश का पतन कर दिया था। अगले चालुक्य हैं बेंगी चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। इनका 624 से 1070 ईस्वी तक रहा। इनकी स्थापना पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। कुब्ज विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुक्य की स्थापना की। इसके प्रमुख शासक थे राजा राज नरेंद्र, 1019 से 1061 तक इस वंश के प्रमुख शासक थे। उन्होंने चोलों के साथ गठबंधन किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। संस्कृति और साहित्य, इस काल में तेलुगु साहित्य और भाषा का विकास हुआ। मंदिरों का निर्माण में भी इनका योगदान रहा, विशेषतः जो मंदिर द्रविड़ शैली में बनते थे। आगे हैं पश्चिम के चालुक्य, इन्हें कल्याणी चालुक्य कहते हैं। इनकी स्थापना, पश्चिम चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में की। इनकी राजधानी कल्याणी थी, इसलिए कल्याणी चालुक्य भी कहा जाता है इन्हें। इनके प्रमुख शासक विक्रमादित्य फोर्थ 1074 से 1124 ईस्वी तक थे। ये सबसे महान शासक थे, जिनके शासनकाल को विक्रमांक काल कहा जाता है। ये कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। संस्कृति और कला की बात करें तो कल्याणी चालुक्य शैली की विशेषता नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण था। लक्मुड़ी, दोड़प्पा, वस्सा मंदिर, बसपा मंदिर, ये धारवाड़ और अन्य मंदिर इन्हीं के उदाहरण हैं। इनके पतन का कारण है 1189 ईस्वी में होयसला और कलचुरी वंशों के आक्रमण के कारण पश्चिमी चालुक्य वंश का पतन हो गया। बात करें पल्लव वंश की, पल्लव वंश की स्थापना चौथी सदी में प्रारंभिक राजधानी कांचीपुरम थी। 4वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी पल्लव वंश की। पल्लव वंश का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन वे संभवतः आंध्र क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। इसके प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन हैं, जो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 तक रहे प्रसिद्ध पल्लव शासक थे, जिन्होंने कांचीपुरम को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया। जैन धर्म में शैव धर्म में परिवर्तित हुए। ये विचित्र के नाम से भी जाने जाते थे और कई रचनाओं के रचयिता थे। नरसिंह वर्मन 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक रहे। ये महेंद्रवन प्रथम के पुत्र थे, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया इन्होंने और बादामी पर कब्जा किया। मामल्लपुरम के प्रसिद्ध शिल्पकारियों का निर्माण इन्होंने ही कराया है। वहीं बात करें नंदी वर्मन द्वितीय की, तो एक कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण इन्होंने कराया था। पल्लव वंश की साहित्य और कला के संरक्षक थे, उनमें नंदी वर्मन सबसे टॉप पर थे। पल्लव वंश की वास्तुकला की बात करें तो पल्लव वंश की वास्तुकला में रथ मंदिर, मंडप, गुफा 8 मंदिर और संरचनात्मक मंदिर शामिल हैं। वहीं महाबलीपुरम
या मामल्लपुरम के रथ मंदिर, सौर मंदिर और पंचरथ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वहीं कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, बैंकुट पेरुमल मंदिर पल्लव स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोनोलिथिक रथ और रॉक कट मंदिर ये पल्लव वास्तुकला की ही विशेषता है। पुष्यभूति वंश, ये इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक शासक ने की। इस वंश के शासक मुख्य रूप से थानेश्वर, जो वर्तमान हरियाणा में है, वहां से शासन करते थे। इस वंश के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। वे अपने शौर्य प्रबंधन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बात करें इनकी राजधानी, तो वंश की प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर थी, जिसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वहां स्थानांतरित कर दिया। विस्तार, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना साम्राज्य विस्तृत किया। उनके साम्राज्य में वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल थे। वहीं धार्मिक गतिविधि की बात करें तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, बौद्ध साहित्य एवं शिक्षा का विकास किया। वे स्वयं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। साहित्यिक योगदान की बात करें तो हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। बात करें बाणभट्ट की, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे, जो इनकी जीवनी के लेखक भी थे। उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं लिखी। बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो हर्षवर्धन ने कुंभ मेला जैसी धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने कन्नौज में धार्मिक और सांस्कृतिक समागमों का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन साम्राज्य कमजोर हो गया और शीघ्र ही पतन हो गया। हर्षवर्धन के चीन के साथ संबंध, हर्षवर्धन ने चीन सम्राट ताइजोंग के साथ मित्रता स्थापित की। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत वर्णन करते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो वो आर्यभट्ट का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है बरामिहिर आर्यभट्ट। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो वो प्रभावती गुप्त था। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक थे, जिनका कोई दूसरा नाम क्या था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कह रहा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? तो महाकवि कालिदास की। प्रशस्ति में किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो वो गुप्त वंश ने लिखी हैं। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में एक अच्छा वीणा वादक था, वो समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक था। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो गुप्त साम्राज्य। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के